पास है क्वेश्चन नंबर 19। एग्जाम्पल हमारे पास होगा जो हमें करना है, विच इज एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 ऑफ एपी। एपी वाले चैप्टर में ना कुछ भी डिलीशन नहीं हुई थी, सारा कुछ ऐसा का ऐसा ही है, कुछ भी डिलीट नहीं था। तो सारा ही हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पेपर में आ भी चुका है, आ भी सकता है। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, जिसमें लिखा है सम ऑफ इज 1000। A sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year. 1000 rupees invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. तो बेटा ईयर 1 की बिगिनिंग में तुमने बैंक में 1000 रुपीज डाल दिया, जनवरी 1 डालकर आए, पासबुक लेकर दिसंबर 31 को गए, है ना? तो तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1000 पर 8% मिल जाएगा, और कहोगे मेरे बैंक अकाउंट में आ गया है 1080, है ना? 80 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया, यही होता है। अब तुमने ये 80 रुपीज विड्रॉ कर लिया, बाहर लेकर आ गए कि मुझे 80 रुपीज चाहिए, चलो एंड एंड ऑफ द। तो सेकेंड मैम ईयर कैन यू मतलब कि, रिपीट? सुना हाँ, नहीं मैंने। मैम रिपीट कर दो। ईयर सभी बेटा स्टार्ट ही किया है। अब ईयर 2 में 1000, फिर से वही चीज आगे कंटिन्यू हो रही है। फर्स्ट ईयर जनवरी 1 मान लो 2024 है, तुम लोग ने 1000 रुपीज अपने बैंक में जमा करवा दिए, 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को, एक साल में तुम देखोगे तुम्हारे अकाउंट में +80 हो गया। तुमने इसको विड्रॉ कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट का फंडा पता क्या होता है? कि इंटरेस्ट तुम निकाल रहे हो टर्म के एंड पर। ठीक है, तो अब क्या हो गया, तुमने विड्रॉ कर लिया, तो सेकेंड ईयर में तुम्हारे अकाउंट में 1000 ही है। अब फिर से पूरा साल तुम इसको रख रहे हो, और फिर 1000 रुपीज पर 8% इंटरेस्ट, फिर से 80 हुआ। फिर तुमने सेकेंड ईयर इसको विड्रॉ कर लिया। फिर ईयर 3 में 1000, और 1000 इंटू 8% और 80, ये थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल, इस पीछे की सोच ये होती है कि तुमने इंटरेस्ट अपना निकाल दिया, वी आर ओनली कंसर्न विद द प्रिंसिपल अमाउंट। वही वही बैंक तुम्हें देख रहा है, तुम्हें कह दे कि इंटरेस्ट तो दे दिया, उस पर आई विल नॉट पे यू एन इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात है? अब ये विड्रॉ होता है नहीं होता ये नहीं है। उसने कहा कि अगर इस मनी को हमने, मान लो फर्स्ट ईयर में अगर मैंने इसको रखा होता, तो मुझे 80 रुपीज मिला। अब वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। तो पहले साल देखो, फर्स्ट ईयर आपने 1000 इन्वेस्ट किया, आपको 80 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट विल बी 160, बिकॉज आप 1000 हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो। समझ में आ गया? उसने क्या लिखा है, सम ऑफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। तो सेकेंड ईयर में आ जाएगा 160, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट हो जाएगा 240, कि 3 साल में 240 रुपीज मिल गए। फोर्थ ईयर में इट विल बी 320, सो ऑन। तो अब ये क्वेश्चन कहता है कि डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी? यस, these interests form an AP with first term 80, common difference also 80. If so, मैम इसकी कोई एंड टर्म होगी? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। nth टर्म निकाल लिया तो फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1 D, जिसमें A क्या है? 80, मल्टीपल्स ऑफ 80 है ना बेटा, तो वैसे ही निकाल सकता है, 80n लिख देना। ठीक है, तो एपी ओके में मैम। फॉर्मूला तो लग ही जाता है, लेकिन कभी कभी ना हम ऑन इंस्पेक्शन भी बता देते हैं कि 80 के मल्टीपल्स लिख रही हो तो 80n हो गया। एमसीक्यूज में काम आ जाता है ना। अगर तुमसे इसमें 110th टर्म पूछ ली कि 10th ईयर में कितना इंटरेस्ट है, तुम्हें पता है कि 80 इंटू 10 करना है, 800 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 80n हो गया यस ना। मैम। हाँ, तो इसने कहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, तो 30th ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? टोटल इंटरेस्ट नहीं कहा हुआ रिसीव्ड, उसने कहा है 30 ईयर्स में, 30th ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 30th ईयर में के लिए हमने क्या करना है,
हमने 80 इंटू 30 कर देना है, या फिर ये फॉर्मूला आप पहले लगा चुके हो तो ठीक है, नहीं लगाया तो आपने A+29D लिख देना है। इधर वे जैसे मर्जी लिख दोगे। 80+29 इंटू 30। बच्चों ये यही वाला इंटरेस्ट का फॉर्मूला, मतलब यही नंबर्स ऐड करके बनेंगे, विच विल बी 2400 इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years। So this is interest at the end of 1 year, interest at the end of 2 years, interest at the end of 3 years, interest at the end of 4 years and so on। ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10 पर। ये एग्जाम्पल नंबर 10 बुक ये उसमें आ चुका है एज केस स्टडी। ठीक है। अब मैंने आपको बेसिक पेपर की केस स्टडी करवाऊंगी सीरियसली। वो केस स्टडी ऐसी थी कि लग रहा था पता नहीं कौन सी बनेगी, और एपी बन रही थी, स्टेयर केस पे थी, पर बेसिक के पेपर में थी। स्टैंडर्ड की केस स्टडी तो मतलब पता नहीं कहाँ से उठाकर उन्होंने उठाकर दे दी। बेसिक का पेपर पिछली बार सच में सिर घुमाने वाला था, पता नहीं क्यों। एग्जाम्पल 10। इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। पहली रो में ना 23 रोज प्लांट तुमने ऐसे लगाए हैं, और कहता है कि सेकेंड रो में 21 है। यहाँ पे 23 रोजेस लगाए हैं, सेकेंड रो में तुमने 21 लगा दिए, थर्ड रो में कितने लगाए, 19 एंड सो ऑन। ऐसा करते करते तुम लास्ट रो पे पहुंचे। लास्ट रो पे हाउ मेनी फ्लावर्स, एंड 5 रोज प्लांट्स। ठीक है। लास्ट रो में हमने लगाए हैं 5 रोज प्लांट्स। अच्छा, लास्ट रो को क्या बोलते हैं, ऐसे अगर लिखा हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको हम बोलते हैं nth रो, है ना, nth रो। और जो ये टर्म होती है इसको बोल देते हैं an। ये होता है a1, दिस विल बी a2, दिस विल बी a3। तो ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं कि पहले 23, फिर 21, फिर 19, सो ऑन टिल 5। ठीक है। तो हम लिखेंगे द नंबर्स फॉर्म एन एपी। दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी जिसमें फर्स्ट टर्म है 23, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। कॉमन डिफरेंस इज 21 -23 -2। नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन ए एन लास्ट टर्म दी हुई है, ए एन इज 5। लेट द नंबर ऑफ रोज बी एन। तो अब देखो वही फॉर्मूला, ए एन इज A+n-1D। तुम्हें 5 चाहिए, ए है 23, n-1 और कॉमन डिफरेंस है -2। कॉमन डिफरेंस ध्यान से यूज करना। सो 5 इक्वल टू 23 -2n+2। 5 -25 -2n -20 -2n, n की वैल्यू क्या आ गई, 10। सो हाउ मेनी रोज आर देयर, 10 रोज। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 20। 5.2 का ही। उसके बाद सम का फॉर्मूला करवाऊंगी, 2-3 फॉर्मूलाज करवाने हैं। सम का ही 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक सिंगल वे से, एक ही चीज को 2 तरह से देखते हैं, और फिर एक हमारा सम ऑफ नंबर्स है, बस इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। नहीं सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव started work in 1995। question number 19 of exercise 5.2, which says Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000, received an increment of rupees 200 each year। ठीक है। तो इसका मतलब 95 में उसने स्टार्ट किया, 95 में सैलरी कितनी होगी, 5,000 पहले साल काम किया। 96 में सैलरी कितनी होगी, 5,200। 97 में 5,400, सो ऑन।
ठीक है। सो दिस इज द सैलरी इन ईयर 95, ईयर 96, ईयर 97, सो ऑन। तो ऐसा करते करते कौन से साल में उसकी इनकम हो जाएगी, उसकी इनकम हो जाएगी 7,000। ठीक है। सो दीज टर्म्स फॉर्म एन एपी, दीज टर्म्स फॉर्म एन एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म है 5,000, कॉमन डिफरेंस है +200, एंड लास्ट टर्म क्या है 7। अच्छा, बस आपने मुझे ना ईयर बताना है, कौन से ईयर में, मतलब हमें एन की वैल्यू तो पता लग जाएगी इसमें, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट दैट ईयर विल बी, आप मुझे वो बताओ। तो ये आ जाएगा 200 × n-1 एज 2000, n-1 एज 10, n आ जाएगा 11, कि 11 साल में ना उसकी सैलरी जो है वो हो जाएगी 7,000। लेकिन कौन से ईयर में, 2005, 2006, 2007, 2004, कौन से साल, आपने मुझे वो बताना है। चार ऑप्शंस अगर आपको मार्क किए जाएं तो आप कौन से ऑप्शन में जाओगे। 95 से स्टार्ट करते हुए आपको कहां तक पहुंचना है, 11 तक। 95 को इंक्लूड किया जाएगा, 95 से स्टार्ट हुआ ना, और 11th ईयर में आकर आफ्टर 11 ईयर 7,000 हो जाएगी सैलरी। तो 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5। बात समझ में आ गई। सो 2005 इज द 11th ईयर इफ वी कंसिडर 1995 एज द फर्स्ट ईयर जो हम ले रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग उसने 95 में ही किया था। तो 11 ईयर्स मैंने काउंट करने को कहा था ना, याद है, बिटवीन एंड फ्रॉम एंड टू में कहा था। तो वी आर काउंटिंग फ्रॉम 1995 टिल 2005, 11 टर्म्स हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। ये जरूरी होता है बिकॉज आप डायरेक्टली 11 ऐड करते हो, 2006 आंसर मार्क कर दोगे, बट 95 को हमने इंक्लूड किया हुआ है एज फर्स्ट टर्म। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, which says Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. In the nth week, her weekly savings become ₹20.75. Find n. So this is question number 20. उसने ₹5 सेव किया है फर्स्ट वीक में और सेविंग्स इंक्रीज कर रही है, तो 6.75 इन द सेकेंड वीक, तो इट विल बी 8.5 इन द थर्ड वीक, ऐसे ही 10.25 इन द फोर्थ वीक एंड सो ऑन। तो ऐसे एपी फॉर्म हो रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 1.75 है, और nth टर्म हमें दी हुई है 20.75। एपी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, पता क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी केस स्टडीज आती है और थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी वाली केस स्टडीज भी है इसमें, जो थोड़ी डिफिकल्ट लेवल में हम लोग उसे कंसिडर कर लेते हैं। सो 1.75, n-1 is 15.75, n-1 is 15.75 upon 1.75, तो 1575 by 175, ये आराम से कैलकुलेशन हो ही जाएगी। 15 तो नहीं जाएगा, हाँ। हम्म, तो अगर मैं इसको 25 से कट करती हूँ तो 7 से जाएगा, तो 6, 3, देन 9, n-1 is 9, n की वैल्यू आ गई 10 इन 10 वीक्स, इन द 10th वीक, इन 10th वीक का है। ठीक है। और सेविंग्स बिकम 20.7। ठीक है। क्वेश्चन 15 करवा दिया था मैंने। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, करवा दिया था शायद, है ना।
व्हाट वैल्यू ऑफ एन, मल्टीपल्स ऑफ 4 भी करवा दिया था, 3 डिजिट नंबर्स भी करवा दिया था। इसके एग्जाम्पल्स में सारा कुछ हो गया था। डिविजिबल बाय 3 करना है, 301 वाली टर्म भी है, 8 टर्म 0, लास्ट टर्म 11th फ्रॉम द लास्ट भी करवा दिया। सो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल, 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, एग्जाम्पल 7 कर ही सकते हैं हम। चलो ठीक है, तो एक ही आपका एग्जाम्पल रहता है विच सेज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अच्छा, पहला नंबर कौन सा होगा? सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? उसके बाद क्या 10 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 11? नहीं। फिर पहला क्या होगा? 12। उसके बाद क्या होगा? 15। उसके बाद क्या होगा? 18। और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? सबसे बड़ा नंबर होता है 99, और वो डिविजिबल है तो इसको आप लिख दोगे। ठीक है, सो दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी। अब आपको ए एन, ए प्लस एन माइनस वन डी दिया होता है, तो ये है 99, फर्स्ट टर्म है 12, एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस है 3। So 87 divided by 3 plus 1 equal to n. There are 30 numbers. So 30 multiples are there which are of 2 digits and divisible by 3. अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला, मैंने कहा था ना एपी में दो फॉर्मूलाज हैं, तो एक तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया टर्म का। अब इस टर्म से कुछ भी एन निकालना है, डी निकालना है, लास्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, कुछ भी हम कर सकते हैं सॉल्व, नो रिस्ट्रिक्शन, है ना। अब ऐसे ही ना हमें सम ऑफ टर्म्स इन एन एपी दिया जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं अगर एपी लिख रही हूं फॉर एग्जांपल 1 6, देन आई टेक 11, देन आई टेक 16, देन आई टेक 21, सो ऑन। ऐसे करते करते मैं मान लो आई रीच अ नंबर 76, तो मैं कहती हूँ इन सभी नंबर्स को मुझे ऐड करके बताना है। तो अब फिजिकली तो हम ऐड नहीं करेंगे कि हम मैन्युअली इसको 1 + 6 + 11 कर रहे हैं, तो देर इज सम फॉर्मूला टू ऐड। तो आपने एक पैटर्न को समझना है, बस इसमें एक चीज लगी वो मैं वही करवा दूंगी आपको, इस फॉर्मूला के बाद ही करवा दूंगी, टू फाइंड द मिडल मोस्ट टर्म। तो ये चीज ना उस चीज को भी निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ऐसी कोई एपी दी हो या कुछ भी दिया हो ना, तो उसमें एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना। आई राइट मल्टीपल्स ऑफ, कोई एपी लिखे जिसमें 10 टर्म्स लिखनी है, चलो। So if I write this AP only 1 6 11 16 21, then 26 31 36 41 46, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गई ना 10 टर्म्स हमारी। अब मैं सिर्फ आपको ना, ये A1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये A3 है, ये A4, ये A5, A6, A7, A8, A9, A10। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू ऑब्जर्व अ पैटर्न। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर बार टर्म्स लिखकर लिखना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि मैंने अगर A1 लिया, पहली टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है बिगनिंग से। अच्छा, हमने ना कोई बात भी की थी फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसमें जो लास्ट टर्म है या फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड कौन सी है? 40। तो मैंने लिखा है A1 और A10, इनका एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब क्यों बनाया वो भी देखोगे। तो आई टेकन फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड फर्स्ट फ्रॉम द लास्ट एंड। मैं बिगनिंग से एक रोल नंबर ले रही हूँ और लास्ट वाले एक रोल नंबर को बुलाकर उनका टीम बना रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैंने ली सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। अब आप A1 टर्म देखते हो 1 है, A10 कितना है? 46। इन दोनों को ऐड करो, क्या बनता है आपके पास? 47 बन रहा है। अब तुमने सेकेंड टर्म उठाई, क्या थी? 6। ऐसे ही फर्स्ट फ्रॉम द, सेकेंड फ्रॉम द बिगनिंग, सेकेंड फ्रॉम द लास्ट, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म कौन सी है? आप होगे 41। इन दोनों को भी ऐड करो, क्या 47 बन रहा है? ठीक है, ऐसे ही थर्ड टर्म ले लो बिगनिंग से, और थर्ड फ्रॉम द लास्ट ले लो, तो क्या है? थर्ड फ्रॉम द बिगनिंग है 11, थर्ड फ्रॉम द लास्ट है 36, मैजिक हो रहा है, फिर से ये सम आएगा 47। तो एपी की खासियत होती है टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट, लिखो terms equidistant from either end, from either end
गिव द सेम सम, एड अप टू सेम नंबर, हैव द सेम सम, गिव द सेम टोटल। ठीक है। जो टर्म्स इक्वल डिस्टेंस, आप ये नहीं कहोगे कि मैंने 1 और 26 उठाकर फिर चेक करना है, नहीं। जो टर्म्स इक्वल डिस्टेंस पे बैठी होगी, फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग, फर्स्ट फ्रॉम लास्ट, सेकंड फ्रॉम बिगनिंग, सेकंड फ्रॉम लास्ट, थर्ड फ्रॉम बिगनिंग, थर्ड फ्रॉम लास्ट। समझ में आ गया? इनका हमेशा सम सेम रहता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने नंबर ऑफ टर्म्स 10 ली, तो मैं इन दोनों का पेयर बना दिया, A2 और A9 का बना दिया, A3 A8 का, A4 A5 A7 का, A5 और A6 का। मैंने टर्म्स का पेयर बना दिया। कितने पेयर बन गए मेरे पास? 10 टर्म्स थी, 5 पेयर बन गए। तो यहीं से एपी का फॉर्मूला बन जाता है कि मैं क्या करती हूं, सम ऑफ एन एपी। ठीक है। कि हमने ना जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसके पेयर बनाने हैं, तो n/2 कर दिया, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दिया। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज टू ऐड टू फाइंड द सम ऑफ एन। बेसिक फॉर्मूला है, बहुत जल्दी कभी कभी हमारे एमसीक्यूज होते हैं कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दी और सम का है, वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट n/2 a प्लस लास्ट। और अच्छा, लास्ट टर्म ना आपको कुछ ऐसे भी दी जाती है, a + n - 1d। तो एक और जनरल फॉर्मूला जो है n/2, आप इसमें a और l की वैल्यू जब पुट कर दोगे ना, तो ये आ जाएगा 2a n - 1d। तो सम में ना 2a आता है यहां पर, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आया था एजर्शन रीजनिंग में, उसने फर्स्ट टर्म फर्स्ट एजर्शन सेम थी, फॉर्मूला में ना यहाँ पे 2 उड़ा दिया था रीजनिंग में। तो स्टूडेंट्स रोट कि ए है, क्योंकि उन्होंने 2 ऑब्जर्व नहीं किया कि सम का फॉर्मूला सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2a होता है, क्योंकि ये ए तो लिखा हुआ है, लास्ट टर्म की जगह ये लिखा, तो वी हैव 2a। ठीक है। तो मैंने कहा था ना एपी में आपके 3 ही फॉर्मूलाज होंगे या 2 फॉर्मूलाज होंगे, तो ब्रॉडली ये 2 ही फॉर्मूलाज हैं। या तो ये यूज करोगे या ये यूज करोगे, या तो टर्म लिखी होगी nth टर्म निकालो या सम निकालो, बस। इसके अलावा कोई और एपी में फॉर्मूला नहीं है, कुछ और निकालने को नहीं कहा जाएगा। आपको सम गिवन होगा, आपको सम का फॉर्मूला लगाना है। आपको टर्म गिवन होगी, आपको टर्म का फॉर्मूला लगाना है। और जो मिसिंग वैल्यू, समटाइम्स सम के फॉर्मूला में n पूछ लिया, कॉमन डिफरेंस पूछ लिया, a पूछ लिया, एवरी अदर वैल्यू इज गिवन, कोई एक वैल्यू मिसिंग रख ली, तो आई नो हाउ टू गेट द आंसर। समझ में आ गई बात ये? अब इसी के साथ एक और चीज याद रखोगे जो इससे डिराइव भी कर सकते हैं, बस वो कभी कभी मैम। एमसीक्यूज में। हाँ जी बेटा। मैम ये इसमें एल क्या है? लास्ट टर्म, ओके मैम। जिसको ए एन भी लिख सकते हो, अगर इसको लिखना है ना बेटा, अगर कंफ्यूजन हो रही है, मैंने यहाँ लिखा तो था एल, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि आई टेक SN n/2 a प्लस an, वेयर an इज इक्वल टू a + n - 1d। तो मैं यहाँ पे n ले रही हूँ ना, तो मैंने an लिया, लास्ट टर्म। बात समझ में आ गई? अब ये फॉर्मूला ना फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है और कंसेक्टिव टर्म्स, कि अगर मैं फर्स्ट टर्म से लेकर 50th तक को ऐड कर रही हूँ तो ये फॉर्मूला चलेगा। बट इफ समवन सेज 25 से लेकर 50 तक ऐड करो, तब ये नहीं चलेगा। 25th टर्म से लेकर 50th टर्म तक ऐड करो, तब ये फॉर्मूला नहीं चलता। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। समझ में आ गई? सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्टिव टर्म्स, कोई मिस नहीं मारी हमने। क्लियर हो गया? फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है ये फॉर्मूला, हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। अब इसी के साथ डेरिवेशन लिख लो। एक ना अलग से छोटी सी चीज है, अब वो याद करो फॉर्मूला, चाहे ना याद करो, दैट्स योर विश, पर याद हो भी जाता है, उसे हम कहते हैं गॉस फॉर्मूला। ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें कहते हैं कि ना आपने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है। ऐसे करते करते तुम्हें मैंने n नंबर्स दे दिए। ठीक है। n मतलब लास्ट टर्म कोई भी, 100, 48, 49, 158, 200 नंबर्स का सम निकालो, 500 नंबर्स का सम निकालो। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। तो इसको गॉस फॉर्मूला कहते हैं। इसकी डेरिवेशन भी करवा दूंगी, पर डायरेक्टली लिखना सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और ये भी 1 से स्टार्ट होता है हमेशा। ऐसा नहीं कि मैं 6 से स्टार्ट करके सम निकाल लूंगी, वो नहीं कर सकती। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 / 2। लास्ट नंबर लो,
लास्ट नंबर में 1 ऐड करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है। अब इसका फिजिकल एग्जांपल होता है कि अगर 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को ऐड करते हो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 4 + 5 10 + 5 15 +6 21 +7 28 +8 34 +9 45 +10 55 36, हाँ 36। ठीक है। 36 + 9 45 देन 55। तो वही मैंने क्या किया, 10 × 11/2 डायरेक्टली आंसर आएगा 55। अब आपकी बुक में ना डेरिवेशन भी गिवन है कि समबडी आस्क गौश की कैसे निकालोगे, तो उसने डायरेक्टली सम निकाला और उसको पूछा कैसे निकाला है, तो वो भी उसने आंसर प्रॉपरली दिया। ठीक है। 100 नंबर्स का वो कभी कभी डेरिवेशन में काम आ जाता है। कुछ नहीं करना तुमने, तुमने लिखा S = 1 + 2 + 3 +100, क्योंकि ना कभी किसी सैंपल पेपर में दिया था, तो उसने कहा मैंने क्या किया, इन 100 नंबर्स को ना रिवर्स करके लिख दिया। इसको लिख दिया 98, सॉरी 99 +98 सो ऑन करते हुए यहाँ 1 आ गया। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये 2s हो गया, और ये आ गया 101 101 101। वही कंसेक्टिव नंबर्स भी तो एपी बनाते हैं। ठीक है ना। तो कितनी बार बन गया होगा ये 101, मल्टीप्लाई होगा बिकॉज 100 नंबर्स लिखे थे, तो 100 होगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 2 से, बिकॉज S 2s था, यहाँ 2 आ गया। तो इन जनरल सम का फॉर्मूला बन गया n × n+1/2। क्या, नंबर ऑफ 99। हाँ तो 99 × 100/2, सम ऑफ 99 टर्म्स कंसेक्टिव, मतलब 1 + 2 + 3 सो ऑन टिल 99। तुमने क्या करना है, 99 इसमें 1 ऐड करो 100, एक ऑड होगा एक इवन होगा, 2 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। अगर तुमने कहा नहीं मुझे 102 टर्म्स का निकालना है, तो हमेशा आ जाए। समझ में आ गई बात ये। तो ये ना किसी किसी क्वेश्चन में काम डायरेक्टली कर जाता है, इस फॉर्मूला को याद कर लेना, एमसीक्यूज होते हैं। और इसी से थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन एक क्वेश्चन की है, पर अभी कुछ नहीं करना। अभी फिलहाल के लिए आ जाओ अपनी एक्सरसाइज पर, आज वही काम करना है हमने एक्सरसाइज का 5.3 का क्वेश्चन 1 2 3। जिसने ये 3 क्वेश्चन कर लिया ना, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी मुश्किल नहीं है फिर। बट थर्ड क्वेश्चन टू बी डन विद ड्यू केयर, थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, इसके बाद ना पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने में मुश्किल नहीं आती। ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, देखो उसने लिखा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट पार्ट है 2 7 12 सो ऑन टिल 10 टर्म्स। इसकी 10 टर्म्स को ऐड करना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। 10 लिखा हुआ था तो आपको S10 निकालना है। तो अब आप सम का फॉर्मूला अपने पास लिख लोगे, n/2 2a + n-1d। तो आप बताओगे मेरे पास n क्या है, आप कहोगे 10। a क्या है, यहां से एपी में चेक किया 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 - 2 5। तो मैंने यहां वैल्यू पुट की 10/2 2 × 2 n विच इज 10 - 1, कॉमन डिफरेंस 5। बस पूछ नहीं है। AP is all based on these two formulas and of course ये formulas भी आपके पैटर्न से ही निकलते हैं। So 4 + 49 45 which is 49। ठीक है। तो 49 × 5 करते हो तो क्या आंसर आता है 240। समझ में आ गया सबको। सेकंड पार्ट कर लो, -37 -33 -29 सो ऑन टिल 12 टर्म्स। -37 -33 -29 सो ऑन टिल 12 टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a + n-1d। तो 12 का है तो 12/2, 2 फर्स्ट टर्म है -37 प्लस 12 - 1 11, कॉमन डिफरेंस का है -33 माइनस ऑफ -37, -33 + 37 ये आ जाएगा 4।
बात समझ में आ गई सबको? ये इंक्रीजिंग एपी है ना, तो कॉमन डिफरेंस प्लस में होगा। सो दिस इज 6 माइनस 74 प्लस 44, 6 इंटू -30, आंसर इज -180। चलो ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन करो। एट्टी जो एंड पे 84 लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, हम्म। वो 84 टर्म बता रहे हैं या नंबर एपी में एपी में लास्ट टर्म 84, वरना उसमें 84 टर्म्स लिखी होती। तो उसने अब क्या किया है सेकंड पार्ट में, फॉर क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और जो थर्ड पार्ट भी तो है ना इसमें, थर्ड पार्ट भी तो करो पहले, ये सारे क्वेश्चंस कर लो। ये फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं आपको, टर्म्स समझ में आती है। इसमें लिखा है 0.6, 1.7, 2.8, एंड समटाइम्स ना हम ऐसे क्वेश्चंस को इजी में छोड़ देते हैं, पेपर में आते हैं और वहां कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं। तो ये दिया हुआ है अप टू 100 टर्म्स। तो डायरेक्टली एस एन का फॉर्मूला पहले मैं लिख दूंगी, मैं डायरेक्टली बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, यूज कर रही हूँ। 2 × 0.6, 99। अब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी, 1.7 माइनस 0.6, तो ऐसे माइनस कर लेना, ठीक है। तो ये 51.2 प्लस 108.9, 0.5 आ रहा है। 5505 नहीं 15। हाँ 0.5 है ना, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 से, 10 से, 5505 आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। चलो नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, जिसमें लिखा है 1/15, 1/12, 1/10, और ऐसे हमें दी हुई है 11 टर्म्स। तो ये भी एपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म है 1/15, कॉमन डिफरेंस लिखोगे 1/12 माइनस 1/15, विच इज 1/60, और एन है 11। सम ऑफ एन टर्म्स n/2, देखो यहाँ पे 2 ए को नहीं भूलना, सम में ना ए जो है फर्स्ट टर्म जो है वो 2 बार लिखते हो। तो 11/2, 2 × 1/15 प्लस 10 × 1/60, तो ये आ गया 2/15 प्लस 10/60 लिख दिया। अब मैंने एलसीएम ले लिया, इसको × 4 कर दिया। सो 11/2, नीचे 60 और ऊपर 18। So this is 9, this is 3, this is 20. So 33/20 is the right.
ठीक हो गया बच्चों? ऐसे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमें लास्ट टर्म दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स बताई नहीं हुई। ठीक। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम मैंने कहीं जाना है, मैं लीव कर दूं क्लास? कौन है ये? मैम प्रभनूर। ठीक है बेटा। ओके मैम। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, विच सेज 7 प्लस 10.5 प्लस 14 सो ऑन करते करते प्लस 84। तो जो ये 84 है ना, ये आपको लास्ट टर्म दी है। तो ना बड़ा मन करेगा कि हम सम ऑफ एन टर्म्स का आंसर निकालें, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो कि बड़ा ठीक है, बनती भी है सेंस। बस फर्क क्या है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो बस आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। इन एनी केस मुझे n की वैल्यू चाहिए ही। तो ए एन क्या होगा? a प्लस n माइनस 1b। तो इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 84 चाहिए। 7 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 3.5, 7/2 का। ठीक है? नहीं, 3.5 ही है ना? हाँ ठीक है। सो इट विल बी 7/2। ये होगा, दिस इज 11/2। श्योर नहीं आ रहा? 10, नहीं 21/2। ठीक तो है। ठीक, 7.5 ही होगा, पर मेरी वो 7/2 आंसर नहीं है। तो ये आ जाएगा 84 माइनस 7 इज 77 इंटू 2/7 इक्वल टू n-1। 23 टर्म्स है। ठीक है? तो अब 23 टर्म्स का आंसर है, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते, क्योंकि कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शंस में है तो पॉइंट्स में आंसर आ सकता है। कॉमन डिफरेंस है ना, 3/2 है, 7/2 है, 3.5 है। तो आपकी टर्म्स में 0.5 में आंसर आ सकता है। सो 23 इंटू 91 डिवाइड बाय 2, आंसर निकाल लो। ऐसे ही ट्राई फॉर सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही आराम से करना है। थर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2-3 बार कर लेना। पूरी एपी के फॉर्मूलाज, टर्म्स के फॉर्मूलाज, सारा क्वेश्चन मतलब टाइप्स ऑफ एपी ना, सारा इसी में दिया हुआ है। सेकंड पार्ट थर्ड कर लो, वरना सेकंड स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस रहती है, फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट में है 34 प्लस 32 प्लस 30, लास्ट टर्म निकाली 10। अब सम ऑफ एन टर्म्स करना है। जहां पे लास्ट टर्म दी है ना, मैं कोशिश करूंगी मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला लूं। 10 इक्वल टू 34 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस -2 का है। सो -24/-2 प्लस 1 इक्वल टू n, 13 टर्म्स आ गई। तो यहाँ पे 13/2, 34 प्लस 10, 44 हो गया, ये 22 आ गया, डायरेक्टली आंसर 200 एंड क्या होगा आंसर? 280, 286। थर्ड पार्ट भी कर लो, इसमें कॉमन डिफरेंस आपके पास नेगेटिव में आए। -5 प्लस -8 सो प्लस -11। देखो आप जनरली अगर नोट करोगे ना, एपी में 3 टर्म्स तो दी जाती है, क्योंकि वो दिखाया जाता है कि आफ्टर 2 टर्म्स थर्ड टर्म्स ऑल्सो फॉलोज द सेम पैटर्न। तो a इज इक्वल टू -5, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? -3। ठीक है? एंड नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे नहीं पता, ए एन इज -230। सो a प्लस n-1d इक्वल टू -230। सो -5n-1, कॉमन डिफरेंस -3। So n-1 into -3 is -225,
माइनस माइनस कैंसल, n माइनस वन, 225 करोगे तो 75 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 76, है ना। सो sum of n terms, which is sum of 76 terms. 76 by 2 minus 5 plus minus 2. 76 by 2, 38 into minus 225. मैंने क्या गलती, हाँ नहीं ठीक है, गलती कोई नहीं की। इसका आंसर मुझे क्या आता है। और इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दो। मैम, हाँ जी बेटा। हम एंड में 38 इंटू -2 35 नहीं होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 235। चलो नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसका आंसर निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, a n इक्वल टू 50, फाइंड n एंड s n। 235 था ना, इंटू 38 करना था। सो 048 और ये आ जाएगा 18, है ना। तो उसके बाद 15, 10 एंड 7, तो 0 3 माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि a दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस इज 3, a n इज 50, फाइंड n। ये दो चीजें निकालनी है। तो देखो तुम्हारे पास दो ही फॉर्मूलाज हैं, या तो nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा या सम ऑफ n टर्म्स। बस एपी में ना इतना समझ में आ जाए कि nth टर्म पूछी हुई है अगर हमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, या फिर सम ऑफ n टर्म्स, कुछ भी है, तुम्हें यही दो फॉर्मूलाज अप्लाई करनी है और तुम्हारी इस पूरी एपी में कोई सा है ही नहीं। द मोमेंट यू रियलाइज कि 10th टर्म है तो मैं उसे a+9d लिखूंगी, या मैं उसे a+n-1d के फॉर्मूला से फाइंड करूंगी। ऐसे ही एस एन लिखा हुआ है तो हमें हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्लियर कट ये फॉर्मूला लिख दो। अब इसमें a क्या दिया हुआ है 5, a n दिया हुआ है 50, a कितना दिया हुआ है 5, n-1, मुझे n नहीं पता तो आई कैन नॉट फाइंड n-1, यहाँ 3 डाल दिया। तो 50 - 5 45 इक्वल टू 3n-1। 15 इक्वल टू n-1, n की वैल्यू क्या आ गई 16। तो n आपको निकालना था, n की 16 वैल्यू आ गई। कहते हैं अब यहीं पर एस एन भी निकाल दो, कि जो आपने n निकाला है ना उसी n के लिए सम निकाल दो। तो आपने कहा कि अब जो आप ये S16 लिख रहे हो ना, इसका मतलब है सम ऑफ 16 टर्म्स। कि अगर इसी पैटर्न में 16 टर्म्स हैं, कौन से वाले में, कि मैंने पहले लिखा 5, फिर लिखा 8, फिर लिखा 11, सो ऑन करते करते 16 टर्म्स लिखी, उनका सम क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब सम का फॉर्मूला आप लिखोगे n/2। अच्छा, अब यहां पर ना हमारी अपनी विश हो जाती है, इट इज योर ओन अंडरस्टैंडिंग दैट विच फॉर्मूला आई वांट टू अप्लाई। आपकी पूरी छूट है, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आप n/2 a+an, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दी, मुझे लास्ट टर्म पता ही है। और या फिर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं n/2 2a+n-1d। फर्क दोनों से कुछ नहीं आएगा आंसर में। ठीक है, इजी क्या है,
मैंने लिखा 16/2 और यहां लिखा 5 + 50। मतलब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशंस और है। मैं लिखूंगी 16/2, 2 × 5 + 16 - 1 15, 15 × 3। बस मैं 45 + 10 करके 55 निकाल दी हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली 55 है। सो 8 × 55, आंसर विल बी 440, है ना। सम ऑफ n टर्म्स विल बी 440। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट करवा दो ना सबको ये। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि a की वैल्यू है 7, A13 is 35। मैंने कहा था ना, द सूनर यू इंटरप्रेट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, easier AP becomes। A13 क्या लिखना चाहिए इसकी जगह? A13 का मतलब क्या है? 13th टर्म बोलोगे, लेकिन जो हमने एक्सप्रेशन सीखा हुआ है वो क्या है? A + 12B। जितनी जल्दी इन चीजों का मतलब सीख लोगे, जितनी जल्दी इसको कन्वर्ट करना सीख लोगे, उतना ही आपका आंसर देखो कुछ नहीं रहेगा। 7 + 12D इज 35, 12D इज इक्वल टू 28। D की वैल्यू बिल्कुल फ्रैक्शन में आ रही है, विच इज 7/3। आ सकती है। Sorry. And next they ask you to find the sum of 13 terms. तो एस एन का फॉर्मूला मुझे पता है, n/2। यहां पर भी आई कैन से फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, या फिर n/2 2a + n-1 कॉमन डिफरेंस। मैं क्या करूंगी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ही कर देती हूँ। कैलकुलेशन ये ना, कॉमन डिफरेंस 7/3 आ रहा है, डायरेक्टली S13 निकालना है। तो 13/2 × 42, so 13 × 21, 273। थर्ड पार्ट, A3, A12 is 37, D equal to 3, find A and S12। अब A12 का मतलब क्या है, क्या लिखोगे? बस, जिसमें D तुम्हें बता दिया 3 है, तो A + 33 इक्वल टू 37। A की वैल्यू कितनी आ गई? वही देखो तुम्हारा पहला आंसर है। अब उसने कहा है फाइंड S12, तो S12 निकालना है। तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है। आप S12 को 12/2, 4 + 37 लिख सकते हो। देखो 6 है, 41 × 6 करना है, बस 260। सिंपल इक्वेशंस बनती है। सिर्फ जहां पर एक जगह बनेगी क्वाड्रेटिक, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में, एक ही केस में, एक क्वेश्चन एक केस, मतलब सिर्फ जहां पर n निकालना होता है, जहां पर व्हेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तब क्वाड्रेटिक बनती है। अदरवाइज एपी में हमेशा ही लीनियर इक्वेशंस बनती हैं। हाँ वो तो है ही है, इसमें आएगा n टर्म्स का तो डबल आंसर वो सब आएगा। चलो फोर्थ पार्ट करें आप। 41 है ना, × 6, हाँ 246, यस इट विल बी 246। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में, A3 is 15, S10 is 125, find D and A10।
A3 का मतलब क्या हुआ? A प्लस S10 का मतलब क्या हुआ कि मुझे दिया हुआ है सम ऑफ 10 टर्म्स। अच्छा, S ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d, है ना। अब मैं क्या करूंगी? S10 लिखूंगी विच इज 125। n की जगह क्या आ जाएगा? n की जगह क्या आ जाएगा? 10। 10/2 2a प्लस 10-1 कॉमन डिफरेंस, तो देखो ये 5 बन गया। अब 125 डिवाइड बाय 5 25 होता है, और 2a प्लस 9d। अब बताओ, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में, सिर्फ फॉर्मूला याद रखने की बात है बस। ये क्वेश्चन कर लो, नेक्स्ट फिर स्टार्ट विद इन द नेक्स्ट क्लास। कल की क्लास में ना आगे कंटिन्यू करेंगे। मंडे को टेस्ट ले लेंगे जिसमें थोड़ा बहुत एपी भी आ जाएगा। कंप्लीट कर लो इसको। सो a प्लस 2d इज 15 एंड 2a, तो मैं यहाँ पर 2a प्लस 4d 30 लिख दूंगी। 2a प्लस 9d 25 लिख दूंगी, माइनस माइनस माइनस, बस यहाँ से -5d इज इक्वल टू +5d जो है वो -1 है। इफ d इज -1 यहाँ पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो d है -1, a है 17, आपको a 10 निकालना था, तो वो क्या होता है? a प्लस 9d। a तुमने रखा है 17, 9 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, आंसर क्या आ जाएगा? 8। 10th टर्म इज 8। क्लियर हो गया बच्चों?